हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है फ्रॉम द एजेंसी वेयर आई डिड माय यूके वीज़ा फ्रॉम एंड द नेम इज़ ग्लोबल एक्सेस. इट इज़ इन माय टाउन भरूच. सो ये एक मेरी हॉबी है. बहुत मुझे मतलब म्यूज़िक से इतना लगाव है कि आई कांट सर्वाइव विदाउट म्यूज़िक. सो I might post some related content in the near future on my channel. So stay connected. Thank you. Let's begin with the video. सो हाय एवरीवन. आज दिन मतलब वेदर के हिसाब से इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज थोड़ा अलग टाइप से वीडियो बनाया जाए थोड़ी अच्छी सीनरी के साथ. तो पीछे आप जो देख रहे हैं वो डिट्रॉइट है, यूएस. और जो वो बिल्डिंग है वो जीएम टावर. मैं तो जीएम टावर ही कहता हूँ, मैं जीएम टावर से ही जानता हूँ. उसका स्पेसिफिक नाम कुछ था वो याद नहीं है. हो सकता है आपको यहाँ पे स्क्रीन पर कहीं पे दिख जाए. तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जो आपको एक स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन से पहले ध्यान में रखनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका वीज़ा लगने के चांसेस थोड़े अच्छे हो जाते हैं. आप सिक्योर पोजीशन में होते हो. सो एज वी स्पीक, कुछ लोग आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी मतलब प्लानिंग करनी शुरू कर दी होगी कनाडा के बारे में. कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने वीज़ा यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ के अप्लाई करना शुरू कर दिया होगा. कुछ लोगों के ऑफ़र लेटर आ गए होंगे, कुछ लोगों के वीज़ा के रिप्लाई भी आ गए होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनके वीज़ा के रिप्लाई आ गए हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ दैट वेलकम टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्लब ऑफ कनाडा. आप लोगों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक यहाँ की जर्नी के लिए. जल्दी से जल्दी आओ, अपना करियर बनाओ एंड सो जिनके नेगेटिव रिप्लाईज आए हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल छोटा नहीं करना चाहिए. अब आप कहोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो ये है कि बस आप कोशिश करते रहो कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से ही हमेशा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है. और अगर नेगेटिविटी फेस होती भी है तो उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमेशा. सो जो होता है अच्छे के लिए होता है. देयर आर ऑलवेज वेज. पहला पॉइंट ये है कि आप अपना जो कोर्स सिलेक्शन करते हो वो किस तरह से करते हो. तो मेनली क्या होता है, मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं. से फॉर एग्जांपल कि आप बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो इंडिया से, और आपने यहाँ पे भी बैचलर्स के लिए ही अप्लाई किया है, कोई मास्टर्स की डिग्री या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए अप्लाई नहीं किया है. तो वो पॉइंट जो है वो वीज़ा ऑफिसर को थोड़ा शक में डाल देगा कि ये बंदा आ किस ले रहा है. अगर इसने बैचलर्स ही किया है, दोबारा बैचलर्स करने क्यों आ रहा है ये. तो वो एक पॉइंट होता है कि आप अपना कोर्स सिलेक्शन सही से करो. जो आप जिस फील्ड में हो उसकी हायर स्टडीज़ के लिए ही आओ. ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एक साल का कोर्स पकड़ के आ जाओगे. और आपके पास तरीके हो सकते हैं कि आप एक साल का कोर्स पकड़ के आए और बाद में पीआर के लिए सोचा, लेकिन पीआर इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी प्लान फॉर द फ्यूचर. पीआर आपका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए. आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो और आपका उससे फ्यूचर करियर क्या बनने वाला है. अगर आपका फ्यूचर करियर वो स्टडीज़ की वजह से ब्राइट होने वाला है तो आपको पीआर तो इवेंचुअली मिलना ही है. वर्क परमिट के बाद तो पीआर मिलना ही वाला है. सो एनीवेयर इन कनाडा आपको पीआर तो मिल ही जाएगा. ऐसा नहीं है कि ओंटारियो में पीआर मुश्किल है तो नहीं मिलता ये वो. आप मूव ऑन भी हो सकते हो, आप किसी और प्रोविंस में भी जा सकते हो. दैट्स वन थिंग. सो सेकेंड थिंग इज़ एसओपी. एसओपी आप जब बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, उसमें ये है कि आप वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर रहे हो कि आप किस वजह से आ रहे हो कनाडा में. आपको उसको ये बताना है कि हम स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, बट आफ्टर स्टडिंग वी विल गो बैक टू आवर होम कंट्री और समवेयर एल्स
वर्क और टू स्टडी फर्दर और समथिंग। हम कनाडा में रहने के इंटेंशन से नहीं आ रहे हैं, कनाडा में हम सिर्फ स्टडी के लिए आ रहे हैं। ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए पूरे एसओपी का। आपके एसओपी में सारा कुछ होना चाहिए कि आप पढ़ने के वाले हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या किया है, बट आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए उसको बताने के लिए कि हम सिर्फ स्टडी के लिए आ रहे हैं कनाडा में और हमें रहना नहीं है कनाडा में। और एक बात जो कोर्स सिलेक्शन में मैं कहना पहले भूल गया कि कोर्स सिलेक्शन में आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपने पहले इंजीनियरिंग करी और फिर आप सीधा कॉमर्स की कोई फील्ड में, बिजनेस की कोई फील्ड में, आर्ट्स की कोई फील्ड में आ रहे हो। तो उसमें भी क्या होता है, हाँ ये है कि आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए आओ, यहाँ आके अपना कोर्स ख़त्म करो, उसके बाद आप अगर सेटलमेंट हो जाए आपका, फिर आपको कोई शौक़ होता है कि कोई और कोर्स करना है, आपके हॉबी है, यू वांट टू डू दैट कोर्स, तो आप बाद में आके कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं कर सकते, बट मैं मेनली क्या बात कर रहा हूँ कि वीज़ा के लिए आपको एडमिशन तो मिल ही जाएगा। कोई भी कोर्स में आप अप्लाई करो, अगर आप रिक्वायरमेंट्स करते हो पूरी, तो आपको एडमिशन तो मिल जाएगा। वीज़ा प्रोसेस के लिए आपकी जो रेलेवेंट फील्ड है वो होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 पॉइंट बहुत मेन पॉइंट हैं जो कि काफ़ी लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से रिजेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात ये भी आ जाती है कि किस में ज़्यादा वो होता है, नॉन एसडीएस में आपका चांसेस ज़्यादा होते हैं या एसडीएस में चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये एक सेपरेट टॉपिक है, हम इस बारे में बात करेंगे। मैं एक पूरा डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन एसडीएस एंड एसडीएस में पूरा बनाऊंगा, क्योंकि मैंने नॉन एसडीएस से किया था, बिकॉज आई डिड फ्रॉम यूके नॉट फ्रॉम इंडिया। सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 2 पॉइंट जो है वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। और अगर आपने अप्लाई कर भी दिया है एंड यू वांट टू स्टिल, यू गॉट अ नेगेटिव रिप्लाई बट स्टिल यू वांट टू ट्राई अगेन, these पॉइंट्स विल हेल्प यू मच मोर। सो ये 2 बातों का ध्यान रखें, बाकी तो अपने प्यारों का ख्याल रखें, और रिमेंबर, ड्रीम बिग टू अचीव बिग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप कि आपको ये जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ उससे आपको हेल्प होती होगी, मोटिवेशन मिलता होगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या मैं किस चीज़ पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। Definitely I will do that if I get something in comments. Please do like, share and subscribe again, and peace.